In the previous class, we studied the meaning of company, features of the company. Then we saw the types of share capital. We saw the meaning of shares, preference shares. A little bit we saw about the debentures, and then we started with the types of share capital. Dividend पढ़ा हमने, and then we saw the format. What are the provisions के कंपनीज एक्ट ने हमें क्या प्रोविजन दिया है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए बैलेंस शीट का, हाउ द शेड्यूल शुड बी देयर. दैट वाज बीन डिस्कस इन द अर्लियर लेक्चर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ most important part of this chapter, that is a format of a balance sheet, and after completing the format of a balance sheet we will start with the format of a profit and loss account. Now this format will be as per the schedule 3 of the companies act. तो अभी देखो schedule 3 में सबसे ऊपर what should be there, the name of the company should be mentioned on the top. On the top the name of the company should be mentioned, and then you need to write it down balance sheet as on, or you can write down balance sheet as at. कौन से दिन पर हो रहा है, that you have to write it down. ठीक है. that obviously balance sheet financial एंड हमारा जब भी एंड ईयर एंड होगा तो ईयर एंड will be 31st March only, but which year, that year need to be mentioned. So top में क्या होना चाहिए, name of the company and balance sheet as at. Now here you require a 4 columns. Now here हाँ और एक thing, अगर रुपीज में है तो डिनोमिनेशंस लिखोगे, थाउजेंड्स में लिख रहे हो, फिगर्स करोड्स में ले रहे हो, फिगर लैक्स में ले रहे हो, तो यू नीड टू राइट इट डाउन ओवर हियर इन द वर्ड्स दैट इट इज इन द लैक्स, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड्स और रुपीज इन करोड्स. Accordingly, depending upon the question, you need to write it down. Then the 4 columns will be prepared. The first one will be the particulars, where you are going to write down the heads of the accounts. Then there will be a notes. ठीक है. notes में आप मतलब से कौन से लिए किसका नोट्स बना रहे हो, दैट नोट्स नंबर विल बी गिवन. देन द फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग ईयर, ये साल के एंड पर वो क्या फिगर्स थे, एंड द प्रीवियस ईयर के फिगर्स इज रिटन. नाउ व्हाई दिस 2 कॉलम्स आर देयर फॉर द, ये प्रीवियस ईयर का क्यों लिखा है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. सो बेसिकली जब हम फिलहाल जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना कंपनीज का, उसके लिए हम सिर्फ ओनली दिस फर्स्ट कॉलम विल बी टेकन, करंट ईयर के फिगर्स हम देखेंगे. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट हेड with us is, see when you start with the vertical format, you start first with the liability side and then you start with the asset side. तो सबसे पहले liability लिखेंगे तो obviously now here we have to deal with the share as well. तो equity and liability will be the heading which will be given. Again I am repeating, the heading will be equity and liability. Now internal does, इसके अंदर में you have a 4 parts. Equity and liability के अंदर में you have a sub 4 parts. The first one is shareholders fund. Internally you have 4 parts and the first part is shareholders fund. In shareholders fund you need to write it down the share capital. शेयर होल्डर फंड्स में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल लिखोगे. अब देखो इफ यू हैव अ डिफरेंट क्लास ऑफ द शेयर्स, लाइक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इट शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. अगर आपके पास फिर अगर वो कन्वर्टेबल है तो यू नीड टू राइट इट डाउन द परसेंटेज एज वेल एज कन्वर्टेबल है. रिडीमेबल होगा तो यू नीड टू राइट इट डाउन रिडीमेबल. तो हर एक क्लास ऑफ द शेयर शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज. नंबर एंड द अमाउंट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज कि कितना नंबर ऑथोराइज्ड किया है, फिर कितना नंबर ऑफ द शेयर्स आर इश्यूड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब्ड है बट कौन कौन से ऐसे है कि जो फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है अभी भी. पर वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, दैट नीड्स टू बी रिटन इन द नोट्स टू द अकाउंट्स. तो अगर सपोज आपने शेयर कैपिटल का फर्स्ट नोट्स टू द अकाउंट्स बनाया तो हियर यू नीड टू राइट इट डाउन नंबर 1. सी आई एम जस्ट शोइंग यू के इंटरनल नोट्स टू अकाउंट्स कैसे इसका बनेगा. सी दिस इज हाउ इट इज रिटन, ऐसा बनता है. पहले तो मैंने बोला कि आप किस में लिखोगे, यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपनी, देन बैलेंस शीट एट, यू विल मेंशन द डेट्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर द हेडिंग लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, एंड इन शेयर होल्डर्स फंड यू हैव अ शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल की नोट्स ऑफ द अकाउंट्स बनेगी तो हियर यू नीड टू गिव द नंबर 1. देन नंबर 1 के बाद क्या लिखोगे, सबसे पहले ऑथोराइज, दिस इज अ नॉमिनल कैपिटल बियॉन्ड विच यू कैन नॉट इश्यू द शेयर्स. इतने अमाउंट के बाद अगर मुझे 50, सपोज फॉर दिस एग्जांपल 50 लाख इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो मैं इसके ऊपर के वैल्यू के शेयर्स को नहीं
इश्यू कर सकती हूँ मार्केट में. आई कैन नॉट रेज इट अप. Only the 50,000 equity shares can be raised by a company. So you first write down the issue share capital, then you write down the authorize, then you write down the issue capital. क्या उसमें से भी अभी आपको कितना कंपनी को जरूरत है उसके हिसाब से they will be issuing the shares. So 50,000 का पूरा capital they don't require. Equity shares का जो भी capital हो रहा होगा, that is 50 lakh is not wholly required. They just require a 40 lakh. So they will be issuing the 40,000 equity shares of ₹100 each. Then after issue you write down subscribed and fully paid up. कि हाँ उसमें से भी कितने लोगों ने शेयर्स को खरीदा. तो आउट ऑफ 40,000 35,500 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे उन लोगों ने अपने पास से शेयर्स लिया ऑफ ₹100 ईच. एंड नाउ इट इज बीन फुल्ली पेड अप. मतलब 100 का था पूरे का पूरा ₹100 दे हैव कॉल्ड इट. Then you have to write down subscribe but not fully paid up. कि ऐसे कौन से कितने numbers of share है जिन्होंने subscribe तो किया है पर अब तक amount fully paid नहीं किया. Then if there are the calls in arrears कि हमने call किया है but still the outstanding है, अभी भी उन्होंने पैसा pay नहीं किया, तो calls in arrears should be deducted, whereas share forfeiture should be added. This you need to know. तो अगर ज्यादातर calls in arrears and the share forfeiture नहीं आता है, मतलब in the sums when हाँ जब आप मेन कंपनी के कोई बैलेंस शीट लाओगे उसमें हो सकता है. इट इज सो पॉसिबल के बहुत इतने सारे शेयर होल्डर्स में से किसी ने पे ना किया हो, और अगर हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ भी है एंड इट हैज बीन डिस्कस्ड विद द अप्रूवल एज वेल, तो अगर वी कैन फॉरफिट द शेयर्स एज वेल. तो कॉल्स इन अरियर्स आर सबट्रैक्टेड व्हेयर इट्स कॉल्ड शेयर फॉरफिचर इज एडेड. सो अब देखते हैं, अब यही वाला एक बार देखो एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें आइडिया आ जाएगा. Now class this will be as per the companies at 2013 ना, because now अभी revised हो गया. Dinkar Limited has a authorized share capital. अब Dinkar Limited तो it is a name of the company, so you will be writing down in the books of Dinkar Limited. It has a authorized share capital. देखो it is divided, it is already been given कि authorized share capital 50 lakh है जो divide हुआ है into equity shares of ₹100 each. So you don't have any other class of the share, you only have a equity share in this. तो आपने ऑथोराइज लिख दिया 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. द कंपनी इनवाइटेड द एप्लीकेशन. इनवाइटेड मतलब कितना इश्यू किया है, तो दिस इज द 40,000 इज द इश्यू शेयर्स. अब उसमें से कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने हमें एप्लीकेशंस कितने मिली, 36,000 एप्लीकेशंस मिली. पर 36,000 में से हमने कितने को सब्सक्राइब एंड कितने लोगों को दिया है 35,500. इट विल बी देयर. All the calls were made and duly received except the 500 shareholders on which the final call of 20 was not received. सब लोग ने 36 का 36 ने सब्सक्राइब किया, हमने उनको शेयर्स दे दिया, पर ऐसे 500 शेयर्स थे जिनका पैसा हमें अभी भी लेना बाकी है, ₹20 अभी भी मिलना बाकी है. तो एक्चुअली कितना फिर पेड अप हो गया 35,500 बाय 36,000 minus 500 shares if you do, तो net amount will be 35,500. कंपनी forfeited 200 शेयर्स. इसका मतलब ये 500 में से भी हमें सिर्फ पैसा मिला, अभी भी कॉल्स इन अरियर्स कितने का है 300 का कॉल्स इन अरियर्स है, 200 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए. तो देखो तो आपको 500 का ये कंप्लीट मिल जाएगा. 300 अभी भी सब्सक्राइब तो है पर पेड अप नहीं हुआ है, ठीक है, और 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए. तो 300 प्लस 200 500 हो गया. So 35,500 plus 500 if you do तो 36 का पूरा आपको टोटल मिल जाएगा. Show how the share capital will appear in the balance sheet. Then you have to just show कि कैसे इसको appear करना है. That's it. तो इसका मतलब क्या हो गया 20 अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो मतलब सिर्फ 80 पेड अप है. It means only 80 is paid up. So still 20 needs to be paid. तो 300 into 20 करेंगे तो you will be getting the amount of calls in arrears. और फोरफिट कितने का किया, मतलब ₹80 उन लोग ने पे कर दिया था, तो 200 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने ऐसे शेयर्स है जिसका पैसा हमने फोरफिट कर दिया. सो 200 into 80. दिस इज हाउ नोट्स टू द अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड. और नोट नंबर 1, तो हियर दिस इज द मेन हेडिंग्स, दिस इज द मेन बैलेंस शीट एंड दैट इज योर नोट्स टू द अकाउंट्स. तो शेयर होल्डर फंड, अंडर दैट you have a share capital. Second, you have a reserves and surplus. So if you have any kind of the reserve, say कौन-कौन से reserves हो सकते हैं? We can have a capital reserve. Then we have a CRR. हमने CRR किस में किया था? Redemption of the preference share में, कि जब हम redeem करते तो हम कौन सा reserve बनाते? CRR.
Then we have a security premium. We have DRR. DRR किस में देखा था? Redemption of debentures में. Revaluation reserves है. Revaluation देखा था हमने partnership accounts में. Then we have a share option which is outstanding account. ऐसा कुछ है कि अगर outstanding है तो that and other reserves. See other reserve में कौन सा reserve आ सकता है? Do you know? We have done the foreign branch right now. हमने foreign branch किया था. तो for non-integrated हम directly कहाँ पर adjustment नहीं करते थे P&L account में. हम कौन सा reserve लेते थे? Foreign currency translation reserve. तो अगर ऐसा कोई foreign currency translation reserve भी आया so that will be returned in the reserves and surplus. Then main thing, general reserve. Very good, Radhesham. General reserve as well. So all your reserves will be under the reserves and surplus. Surplus is अगर हुआ, surplus मतलब जो भी आपका profit and loss account से आपको जो profit मिला होगा वो, अगर कोई appropriation है, अगर कोई dividend है, bonus shares है, अगर कोई, या तो आपने transfer to or from the reserves are there. So that also will be disclosed under the head reserves and surplus. समझ में आया? So any kind of the reserves will be recorded over here. Then we have a money received against share warrant. Can anyone explain me this? Money received against share warrant. Class, the share warrants are nothing but they are the instruments. वो और ये इंस्ट्रूमेंट हमें क्या शो करता है? इट शोज दैट द होल्डर हैज द सेम ओनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे ही आपके शेयर वॉरेंट्स भी होते हैं. बट ओनली देयर इज अ वन डिफरेंस. व्हाट इज दैट डिफरेंस? जो भी मनी होगा ना ऑन द सेल, मनी व्हेन यू सेल दैट शेयर, इट शैल बी पेएबल टू द होल्डर ऑफ दैट शेयर वॉरेंट, चाहे वो रियल होल्डर है या नहीं, इरिस्पेक्टिव के वो रियल होल्डर है कि नहीं है. बट जब भी आप सेल करोगे ना उसको, तो वो सेल पर जो भी पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा? इट विल बी पेएबल टू दैट पर्टिकुलर होल्डर ऑफ द शेयर वॉरेंट. जिसके पास वो होल्डर है, जिसके पास वो शेयर वॉरेंट है, उसको हम पैसा पे करेंगे. So any kind of the money which has been received by selling your share warrants of the company will be termed as a money received against share warrant, and it is nothing but it is your liability, and that is why it is written under the head shareholders fund, or subheading will be money received against share warrant. So iske liye this has formed the part of your share capital, or you can say the reserves and surplus. समझ में आया? So the share warrant which has been issued by a company, it gives the warrant holder a right to subscribe the equity shares of the company. वो भी एक predetermined price पर और एक predetermined time पर. Okay. Now next is share application money pending against allotment. Can anyone tell me what is share application money pending against allotment? See, share application money which is pending against allotment का मतलब क्या होता है कि amount is received on the application. आपने वो उतना एप्लीकेशन रिसीव कर दिया ऑन विच, बट तो अलॉटमेंट आपने अभी भी नहीं किया है. से मैंने ना 1000 शेयर्स रेस किए थे मार्केट में, तो मुझे वन वैल्यू ऑफ अ शेयर वाज 10 रुपीज. तो मुझे कितना आ गया, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी उतना आ गया 1000 into 10, दैट इज 10,000. आई रिसीव्ड इट अप, बट मुझे अभी भी वो शेयर्स को अलॉट करना बाकी है, अभी भी पेंडिंग है मेरी अलॉटमेंट. सो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? दिस प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जब उनको पब्लिकली इश्यू करना है ना अपने इक्विटी शेयर्स को और रेस करना है फंड में, तब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आता है एप्लीकेंट से, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन के कितनी एप्लीकेशंस आई तो हम वो शेयर्स को अलॉट करते हैं फिर. सो समटाइम्स इट सो हैपेंस ना कि अपना जो अमाउंट जो भी रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन से, अभी देखो मुझे मेरे पास सिर्फ 1000 शेयर्स है, बट मुझे एप्लीकेशन 1500 रुपीज आई. सो इट इज सो पॉसिबल कि हमारे पास शेयर्स कम है और हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत सारी आई. सो इन दिस केस कंपनी क्या करेगा, जब तक शेयर्स को अलॉट नहीं कर देता तब तक दैट अमाउंट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड एज अ एप्लीकेशन मनी विल बी शोन अंडर द शेयर एप्लीकेशन मनी व्हिच इज पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट.
तो इसके लिए ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी भी हमें देखो अगर उनको वो 500 शेयर होल्डर्स को अगर अलॉट नहीं हुए तो हमें उनको पैसा उनका रिटर्न करना पड़ेगा. सो दिस क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर अस. समझ में आया? बट अगर ऐसा हुआ कि देयर आर द शेयर एप्लीकेशन मनी विच वाज रिसीव्ड एंड अगेंस्ट विच नो अलॉटमेंट वाज बीन डन, अगर अलॉटमेंट किया ही नहीं गया है कुछ भी, ठीक है, देन इट विल बी शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज. यहाँ पर, यहाँ अदर करंट लायबिलिटीज में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो लिख लो कि इफ द शेयर एप्लीकेशन मनी विच इज रिसीव्ड एंड अगेंस्ट विच नो अलॉटमेंट विल बी डन, अगर अलॉटमेंट नहीं किया है, दिस विल बी डन इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 500 एप्लीकेंट्स ज्यादा मिल गए, तो इट विल बी शोन अंडर द अदर करंट लायबिलिटीज under the head, under which head, under the head current liabilities. So share application जो भी money है which is pending against the allotment, it will be extend to the you know कि जितना अब तक आपने रिफंड नहीं दिया है बस उतने तक का ही. समझ में आ रहा है? Now the next one. So first we are done with the first two heads, subheads, shareholders fund and share application money pending against allotment. Next we have to do non-current liabilities. Now what are non-current liabilities? Non-current liabilities are also subdivided into again sub 4 heads. But जो भी liability which is for more than a year will be coming under a non-current liabilities. Now उसके अंदर भी we have a सबसे first long term borrowings. Now suppose if you have done, आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने borrowings किया. This borrowings can be in the form of the bonds and the debentures, या तो आप term loan लिया, आपने loan लिया या तो बैंक से या तो कोई other parties से. If there is a deferred payment liabilities are there, अगर deposits है, कुछ loans and advances है from the, if we have received from the limited parties, अगर कोई parties से हमने लिया तो obviously we need to pay them up, so that all those things will be coming in the long term borrowings. And जब आप loan लेते हो तो either if you are giving the security for that loan, then it will be termed as a secured loan. पर अगर आपने वो लोन लेते वक्त कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, then it will be termed as a unsecured loan. समझ में आया? secured loans and unsecured loans. If you are given any of the security, then ठीक है. अगर security नहीं दी, then it will be classified under the unsecured loans. Where the loans are even, अगर किसी डायरेक्टर ने गारंटी दी है या तो किसी अदर ने गारंटी दी है, that also needs to be mentioned over here under this head. नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट. अब अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. पहले ना हम क्या करते हैं, हम दूसरे सारे हेड्स पढ़ लेते हैं. Then we have other long-term liabilities. Other long-term liabilities is classified into two parts: trade payables and the others. Trade payables में हम creditors लिखेंगे, then we will be writing down the bills payable as well. And the next one is long-term provisions. So when it comes to a long-term provisions, here this long-term provision is divided into two parts. Provision for the employee benefit or the others. तो अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को कुछ भी बेनिफिट्स देने के लिए आपने कुछ अमाउंट एज अ प्रोविजन करके रखा है, देन इट विल बी कमिंग अंडर अ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. अगर ज्यादा टाइम के लिए किया तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बट अगर आपने वही एम्प्लॉय को बेनिफिट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो, से फॉर लेस देन अ ईयर, देन इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ठीक है. देन एज पर द शेड्यूल 3, ठीक है, अ सेपरेट डिस्क्लोजर नीड्स टू बी डन फॉर द प्रोविजन फॉर द डिविडेंड. अगर कोई कंटिजेंसी प्रोविडेंट फंड अगर आप बना रहे हो, अगर पेंशन फंड है, अगर कोई और कोई स्टाफ बेनिफिट स्कीम्स अगर आप दे रहे हो, उसकी कोई प्रोविजंस बना रहे हो, ठीक है, then it will be written over in the long term provisions. Can anyone tell me कि funds
रिजर्व्स के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिजर्व्स एंड द फंड्स? हमने रिजर्व किया है पर हम उससे कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ फंड. समझ में आया? देन इट विल बी टर्म्ड एज अ फंड. As I told you, we will see this deferred tax liability at the end. See, any of the liability on for which the payment is to be made on the deferred credit terms, कोई भी credit terms पर अगर मुझे करना है, and which is payable during this 12 months, ठीक है, which then it will be under a deferred tax liabilities. इसका ना what I will do, I will एक separate I will take a explanation for this deferred tax liability, क्योंकि ये बहुत बड़ा है. अभी shortcut में तो ठीक है मैं बता दूंगी कि हाँ it is classified under the non current liabilities as per the schedule, क्योंकि this needs to be disclosed on the face of our balance sheet, and वो भी हमें आफ्टर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स उसको एज अ पार्ट दिखाना है. तो मैं अभी फिलहाल उसको आप लोगों को ये बता सकती हूँ, बट अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वी विल रिक्वायर अ टाइम. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बिकॉज इन द मोस्ट ऑफ द सम्स ना दिस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डज नॉट कम्स, ठीक है, जल्दी से नहीं आता, बट डोंट वरी, आफ्टर एक्सप्लेनिंग मोर ऑफ योर लायबिलिटी आई विल टेक दिस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. नाउ करंट लायबिलिटीज. नाउ करंट लायबिलिटीज क्या है? तो सबसे फर्स्ट करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज व्हिच आर फॉर लेस देन अ ईयर, करेक्ट? नाउ करंट लायबिलिटीज इज अगेन डिवाइडेड इनटू द सब डिवाइडेड इनटू द फोर हेड्स. उसमें सबसे पहला हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स. अगर हमने लोन्स लिया है एंड हमें अगर वो रीपे करनी है अभी, चाहे वो लोन्स हमने बैंक से ली है या तो कोई अदर पार्टी से ली है, तो दैट विल कम अंडर द शॉर्ट टर्म बोरोविंग. अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो इट विल बी कमिंग अंडर द शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स. कोई लोन्स एंड द एडवांसेस यू इफ यू हैव टेकन, कोई ऐसी डिपॉजिट्स है, then also it will be coming over here. Again this borrowings will be divided into two parts, secured and the unsecured one. अगर लोन अगर गारंटी दिया है डायरेक्टर्स ने, तो अगेन यू नीड टू मेंशन दिस अंडर द हेड. कितने टाइम के लिए, व्हाट इज द रीपेमेंट ड्यूज, कितना पे करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, तो दैट प्रिंसिपल अमाउंट का ब्रेकअप नीड्स टू बी शोन ओवर हियर. Clear? Next one is trade payables. Now the details, आपको ये जो भी trade payables की details है, वो trade payables के आपको जितना भी details होगा ना, that you need to be in the respect of the goods purchase, or you can say the services which were being received in the normal course of the business. अगर ये trade इसके heading में आप कौन सा amount cover करोगे, which is payable in the respect of the goods purchased or the services received, but in the normal course of business. ठीक है, आपने जो नॉन करंट में यहाँ पर क्लासिफाई किया वो वाला नहीं बोल रहे. यहाँ पर आपने अगर कोई माइक्रो स्मॉल या तो मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो उसके जो भी सप्लायर्स होंगे उसका जो भी डिटेलिंग होगा दैट विल बी कमिंग अंडर हियर. Then we have other current liabilities. In the other current liabilities you have अगर कोई current maturities हो रहा है long term debt की, debt अगर आपने कुछ किया था तो then if you have received an income in advance, अगर कोई unpaid dividend है, interest accrued is there, then as I told you कि जो भी application money which is received for the allotment of the securities and it is due for the refund के लिए due भी है, so that also will be coming under this head, that is other current liabilities. Then we have a short-term provisions. Like the long-term provisions is divided in the two parts. The short-term provision is also divided into two parts. That is provision for the employee benefit and the others. तो अगर आप कोई प्रोविजंस दे रहे हो आपके एम्प्लॉइज को, बट उसका जो बेनिफिट है वो उनको शॉर्टर टर्म के लिए मिल रहा है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन.
और ऐसे कोई भी, अभी तो हमने पढ़ा था ना कि ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें प्रपोज डिविडेंड को अंडर द हेड प्रोविजन ही बताना है। इंस्टेड अगर कभी हमें रिक्वायर्ड लगा तो वी कैन इवन शो द दिस डिविडेंड व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड yet which is need to be distributed among the equity and the preference shareholders for the period, and if the amount is related to this year and per share shall be disclosed separately here as a note. आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर as a note भी उसको separately दिखा सकते हो. As I told you that we will discuss about the deferred tax liability. So what is a deferred tax liability? Is a deferred tax liability is a tax that is assessed or it is due for this current period, but it is not been paid. Due हो गया है पर अभी भी pay नहीं किया है. So it will be eventually comes to due. So deferral comes from the difference in the timing कि अब तक नहीं हुआ है कि tax accrued and between the tax which has been paid. तो ये जो भी difference आया, तो ये जो deferral comes from where it deferral comes from this difference, and this difference is due to the timing between the tax which has been accrued and when the tax is paid. So who record this liability? Deferred tax liability जो भी record होता है, तो what it records? So it records the facts of the company that it will be paid in the future. कि आप अगर आपको चाहिए तो आप पहले से ज्यादा इनकम टैक्स भर के रखो, बिकॉज कि आपके उतने अगर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे करंट पीरियड में, तो you can just pay it up. So what a deferred tax liability represent? Is liability represent the obligation to pay the taxes in the future, कि आप फ्यूचर में पे कर दोगे. और ये ऑब्लिगेशन कब ओरिजिनेट होता है? जब कोई कंपनी या तो इंडिविजुअल डिले करती है कोई इवेंट्स को और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है that it would cause it the tax expenses in the current year, तो आप पहले से ही क्या करोगे, फिर उसको deferred tax liability में कंसीडर करोगे. बट ऐसा नहीं है कि ये बच जाएगा, they will have to pay the tax. कोई भी क्या टैक्स पे करने से बच सकता है? ऑब्वियसली नो. So the company which earns the, जो भी कंपनी जो नेट इनकम अर्न करती है ईयर में, so it has to pay the corporate income tax on it. So because of this liability appears in this current year, it is almost you need to reflect it up. ये आपको as a expense for the same period you need to reflect it up. But this tax is the tax which is not actually been paid until the next calendar year. So in order to rectify this accrual or the cash timing difference to record this tax, we are considering it as a deferred tax liability. अब देखो, हम एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं. सपोज हमने ना डेप्रिसिएशन किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, बट कंपनीज ये इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, यू नीड टू यूज द WDV. तो अगेन देयर विल बी अ चेंजेस इन द अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टैक्स लॉ एंड द अकाउंटिंग रूल्स, है ना. इसमें डिफरेंस आ गया, तो इसके वजह से जो भी लायबिलिटी हमारी बन जाती है, जो भी अमाउंट ऑफ द डिफरेंस है जिसके वजह से ये लायबिलिटी, तो वो हमारी लायबिलिटी को हम टर्म करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. और ये अब हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वी कैन रिमूव ग्रेजुअली टू दिस बाय ऑफसेटिंग सर्टेन आवर अकाउंटिंग एंट्रीज. और जो कॉमन हमारा सोर्स है ना जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, वो हमारा इंस्टॉलमेंट सेल है, जिसको हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया व्हेन द कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन अ क्रेडिट. और जब पर हमें पे कब करना है, हमें पे करना है इक्वल अमाउंट में इन द फ्यूचर. समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट heads of the liabilities, equity and liabilities. In the next class we will study about the assets.